तो हम लोग ऑलरेडी 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे सेट 8 का, ठीक है, आरआरबी जेई के लिए। हाँ तो 25 से आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 25 तक का अगर आपने नहीं देखा वो वाला वीडियो, ठीक है, पार्ट 1 का, वो देख सकते हैं आप, ठीक है। व्हाट हैपन टू द करंट इन ए शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट में होता क्या है? वेरी कंटिन्यूसली, रिड्यूस सब्सटेंशियली, डज नॉट चेंज, इंक्रीज हैवीली। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे करंट के साथ होता क्या है? बढ़ जाता है अचानक से, अचानक से कम हो जाता है, कोई भी चेंज नहीं होता है, या फिर इंक्रीज कर जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा इंक्रीज हैवीली, ठीक है। तो जैसे शॉर्ट सर्किट का मतलब, शॉर्ट सर्किट होता कैसे है, सुनिएगा ध्यान से। जब हमारा लाइव वायर, ठीक है, जब हमारा लाइव वायर न्यूट्रल वायर या फिर अर्थ वायर के साथ जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, तो उस टाइम उस सिचुएशन को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में होता क्या है कि रेजिस्टेंस पूरी तरह से ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस अगर ड्रॉप हो जाएगा तो करंट ज़्यादा होगा। अब करंट ज़्यादा होने की वजह से जो है हमारा जो डिवाइसेस है वो ब्लास्ट हो सकता है, उस पर आग लग सकता है, तरह तरह के केसेस होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, एक्चुअली करंट अचानक से इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे अगर करंट की जगह सिचुएशन रहता कि रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, एकदम से ड्रॉप टू ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, मतलब ज़ीरो के आसपास चले जाता है। मैग्नीशियम फॉर्म ए कोवेलेंट कंपाउंड इन एथर्नल मीडियम विथ अल्कली हेलाइड हुज नेम इज मिथाइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयोडाइड, इथाइल ईथर, या ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? तो बोला गया कि मैग्नीशियम जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है इन कौन सा मीडियम, इथेरियल मीडियम विथ अल्कली हेलाइड, यानी कि अल्कली हेलाइड में से कौन सा, इथाइल आयोडाइड, ठीक है, यानी कि बेस की बात कर रहा है, ठीक है। हुज नेम इज, उसका नाम क्या होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। तो मैग्नीशियम जब रिएक्ट्स करता है अल्कली हेलाइड में, ठीक है, अल्कलाई मैग्नीशियम जब रिएक्ट्स करता है अल्काइल हेलाइड के साथ, एग्जाम्पल है इथाइल आयोडाइड, और किस सॉल्यूशन में या किस मीडियम में, तो ये हो जाएगा एनहाइड्रस इथरल, यानी कि इथर में, ठीक है। तो ये एक तरह का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनता है, जिसका जनरल फॉर्मूला की बात करें तो RMgX, आर के जगह पे मिथाइल, इथाइल, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और एक्स के जगह जो है आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकली इस रिएक्शन की बात करें तो ये बनेगा मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है। तो ये जो बिलोंग करता है वो ग्रिग्नार्ड रीजन से बिलोंग करता है, ठीक है। व्हेन आयरन फिलिंग्स आर स्प्रिंग around a magnet they form a pattern. What does this pattern represent? Electric field lines, both electric field lines and magnetic field lines, या फिर neither electric nor magnetic field lines, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब हम लोग क्या करते हैं, आयरन फिलिंग्स को मैग्नेट के आजू बाजू में छिड़क देते हैं हम लोग, ठीक है, तो जो आयरन फिलिंग्स है उसका अरेंजमेंट इस तरह का हो जाता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इस तरह का अरेंजमेंट हो गया है जो बतला रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। एन EMF इज इंड्यूस वेन एवर देयर इज ए चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विथ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज स्टेटेड बाय द ओम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, फैराडेज लॉ, या ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। बोला गया है जब भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कराएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में तो EMF इंड्यूस होगा, ये कौन सा लॉ कहता है, ठीक है। तो ये लॉ हो जाएगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, यानी कि फैराडेज लॉ। अगला क्वेश्चन, बर्नौलीज थ्योरम इज कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, या मास, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम जो है वो किस चीज़ के कंजर्वेशन की बात करता है, एनर्जी का, मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का, या मास का, ठीक है। तो ये हो जाएगा एनर्जी का, ठीक है। यहाँ पे P जो है ये है प्रेशर एनर्जी, और ये जो है काइनेटिक एनर्जी है, और ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम जो है वो ये कहा गया कि प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी और आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये सभी जो होंगे ये कांस्टेंट होंगे, ठीक है।
और बर्नौलीज थ्योरम किसके लिए है? तो आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कि बर्नौलीज थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है? तो आइडियल, इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल not happen when reaction of hydrochloric acid and sodium hydroxide will happen? Salt formation, water is obtained as a one product, heat is absorbed, effect of both acid and base is neutralized। ठीक है, तो ये बोला गया कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या चीज़ नहीं होगा, नॉट हैपन? सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, या वाटर इज ऑब्टेन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, हीट एब्जॉर्ब होगा, या इफेक्ट ऑफ बोथ एसिड एंड बेस इज न्यूट्रलाइज। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? तो सुनिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम से ही पता चल रहा है कि ये एसिड है। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। जब एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट तो बनता है, तो पहला ऑप्शन सही है। वाटर इज ऑब्टेन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, तो हम लोग देख सकते हैं सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी एक प्रोडक्ट बन रहा है, और हीट जो है रिलीज होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हीट इज ऑब्जॉर्ब, तो ये गलत हो जाएगा। और ये जो एसिड और बेस का रिएक्शन होता है यही तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये भी सही है कि बोथ इफेक्ट ऑफ बोथ एसिड एंड बेस इज न्यूट्रलाइज। ठीक है, आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट, मिरर, रिफ्लेक्शन, शैडो, ट्रांसलूसेंट रेज, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो बोला गया कि जब पाथ ऑफ लाइट में, मैंने लाइट के पाथ में जब ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है? मिरर, रिफ्लेक्शन होता है, शैडो होता है, या ट्रांसलूसेंट रेज होता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? शैडो बनता है। ठीक है, जब भी कहीं से लाइट पास होता है उसके सामने अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो क्या बनता है? शैडो बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर शैडो हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजीली बाई फ्रिक्शन? ए वुलन क्लॉथ, ये इन्फ्लेटेड बैलून, ये प्लास्टिक स्केल, या कॉपर रॉड? किसको हम लोग इजीली चार्ज नहीं कर सकते फ्रिक्शन के द्वारा? ठीक है, तो सोचिए अब क्या हो सकता है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर रॉड। ठीक है, कॉपर रॉड क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो है कॉपर रॉड जो है वो हाईली कंडक्टिव मेटल है, तो हाईली जब भी फ्रिक्शन के द्वारा इसमें अगर चार्ज आएगा भी तो ये तो चार्ज को क्या करेगा? ट्रांसफ़र कर देगा इमीडिएटली। ठीक है, तो चार्ज को ट्रांसफ़र कर देगा, तो ये क्या चार्ज, कॉपर रॉड जो है चार्ज को होल्ड करके रख सकता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजीली बाई फ्रिक्शन? फ्रिक्शन के द्वारा किसको चार्ज नहीं किया जा सकता है? वुलन क्लॉथ को बिल्कुल किया जा सकता है क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल है। अब इसको अगर रब करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और वो मूव भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव फ्रीली। तो वहाँ पे क्या होगा? फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। उसी तरह से इन्फ्लेटेड बैलून की बात करें, मेड ऑफ रबर का अगर बैलून है, ठीक है, ये तो इंसुलेटर है, अगर इसको भी रब करते हैं हेयर बालों से तो वहाँ पे भी क्या होगा? चार्ज डेवलप हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, तो ये एक तरह का स्टैटिक चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी चार्ज आ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है फ्रिक्शन के द्वारा, और ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा है। ठीक है, प्लास्टिक स्केल की बात करें तो ये भी एक इंसुलेटर है। अब इसको भी अगर हेयर से, मैंने बालों से अगर रगड़ते हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा? चार्ज प्रोड्यूस होगा और ये इसको क्या करेगा? चार्ज एक्यूमुलेट किया हुआ रहेगा, ना कि ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर रॉड। पल्सेज आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स। पल्सेज जो कि दाल वगैरह होता है वो गुड सोर्स होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, प्रोटीन का, या फिर विटामिन्स का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, देखे भी होंगे, सुने भी होंगे कि जो लोग प्रोटीन ज़्यादा इनटेक करते हैं वो लोग खास करके पल्सेस वगैरह खाते हैं, या फिर जो लोग जिम वगैरह जाते हैं वो लोग पल्सेस का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करते हैं, दाल वगैरह काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो पल्सेस से हम लोग को क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन होता क्या है? जो हमारा मसल्स का ग्रोथ है वो होता है। ठीक है, या फिर अगर कोई सेल वगैरह या फिर टिश्यूज़ वगैरह डैमेज वगैरह हो जाते हैं तो उसको भी रिपेयर करने का काम करता है प्रोटीन। ठीक है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r is at a distance of ... from the center।
क्या होगा, R2 R बाई पाई R/2 एट द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात यह है कि यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग है, एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस R है। तो बताइए उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा सेंटर से कितनी दूरी पे होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2R/पाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑलवेज लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के ये क्वेश्चन हम लोगों ने सेट 1 में या फिर सेट 2 में किया है पहले भी। ठीक है, तो बोला गया कि स्फेरिकल मिरर में कौन कौन सा चीज़, स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे कौन कौन सा चीज़ लाई करता है, प्रिंसिपल फोकस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या पोल। ठीक है, ओनली 1, बोथ 1 एंड 2, 1 एंड 3, ओनली 3, 1 एंड 3, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसी एक्सिस पे जो है प्रिंसिपल फोकस भी होता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और पोल जो है उसी के प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है मैंने फिगर के साथ जो है सेट 1 में किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, विच टाइप ऑफ फ्लूइड हैव ज़ीरो सरफेस टेंशन, किस तरह का फ्लूइड जो है सरफेस टेंशन होता ही नहीं है या ज़ीरो होता है। रियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, बोथ आइडियल एंड रियल फ्लूइड, नो फ्लूइड्स हैव ज़ीरो सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ज़ीरो सरफेस टेंशन जो होता है वो होता है आइडियल फ्लूइड का। ठीक है, आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है, जिसको जो कि इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो, नॉन विस्कस का मतलब इंटरनल फ्रिक्शन नहीं लग रहा उस पर। ठीक है, उसी के पास क्या होता है, ज़ीरो सरफेस टेंशन होता है। एक्चुअली ऐसा कुछ कोई फ्लूइड होता नहीं है, एक तरह का काल्पनिक बोल सकते हैं कि आइडियल फ्लूइड होता है, कुछ ना कुछ उसमें जो है इनकम्प्रेसिबल कंप्रेसिबल हो, नॉन विस्कस पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन जो होता है हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो सरफेस टेंशन जो होता है कोहेसिव इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, अब याद करने की कोशिश कीजिए, दो तरह का फोर्स पढ़े थे हम लोग, कोहेसिव और एक था एडेसिव। ठीक है, तो सरफेस जीरो जो सरफेस टेंशन होगा वो आइडियल फ्लूइड की वजह से होगा। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर पोलर बॉन्ड्स। मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो किस तरह का बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब जो लिगेंड्स जो है ये एक तरह का क्या है, एक्चुअली लुईस बेस की तरह बिहेव करता है ना। हम लोग लुईस एसिड और लुईस बेस भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लुईस बेस का मतलब क्या होता है, जो कि डोनेटिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग लुईस बेस। और लुईस एसिड क्या था, जो कि एक्सेप्ट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो था लुईस एसिड। ठीक है, तो ये हुआ लिगेंड्स। तो लिगेंड्स और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फिर क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनता है जब वन स्पेसीज सप्लाइज बोथ इलेक्ट्रॉन टू ए शेयर्ड पेयर। During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 7 minutes. What is the distance of spaceship from the ground station? ठीक है, बोला गया है कि एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है स्पेसशिप से जो है ग्राउंड स्टेशन पे जो एक सिग्नल भेजा गया उसको आने में 7 मिनट लगा है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि उस स्पेसशिप का डिस्टेंस कितना था ग्राउंड स्टेशन से। ठीक है, यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग को अगर डिस्टेंस पता करना हो कि डिस्टेंस कितना था, तो हम लोग क्या करते हैं, जो टाइम दिया हुआ है, ठीक है, टाइम को अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लें तो हम लोग को
सॉरी, टाइम को अगर स्पीड से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, तो टाइम में एक और चीज़ देखना है, यहाँ पे टाइम को मिनट में दिया है, हम लोग को कन्वर्ट करना है सेकंड में। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद डिस्टेंस हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, और मैंने कहा कि यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है, इसको सेकंड में बदलना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 126 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, मीटर। ठीक है, यहीं पे हो सकता था किलोमीटर में दे देता तो 10⁻⁶ हो जाता 6। सेलेक्ट द करेक्ट बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए जो है बैलेंस इक्वेशन बताना है, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चेक करके देखिए कहाँ पे जो है कितने एटम्स अल्मोनियम के हैं, कितने बेरिलियम के हैं, ठीक है, कितने सल्फेट के एटम हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, उसमें जाके तब बैलेंस करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात करें अल्मोनियम के 2 एटम, यहाँ पे देखिए कितने हैं, 3 हैं, तो क्या बैलेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। उसी तरह से देखिए यहाँ पे अल्मोनियम के 4 और यहाँ पे सिर्फ 2, क्या बैलेंस हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पे आइए, अल्मोनियम के 2, यहाँ पे भी अल्मोनियम के 2, बाकी सब देखते हैं। सल्फेट के कितने हैं, ठीक है, सल्फेट के 3 हैं, यहाँ पे क्या सल्फेट के 3 हैं, बिल्कुल, ये देखिए 3 है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बेरिलियम में। ठीक है, इसके कितने हैं, 2 हैं, क्या यहाँ बेरिलियम में 2 हैं, नहीं है, तो ये वाला भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर। देखिए Al2 है, अल्मोनियम 2 है, यहाँ पे भी अल्मोनियम 2 है। उसके बाद सल्फेट में 3 है, देखिए यहाँ पे सल्फेट में भी 3 है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग बेरिलियम में 3 है, यहाँ पे भी बेरिलियम में 3 है। क्लोरीन में 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिए क्लोरीन में 3 दूना 6 है। तो इस तरह से बैलेंसिंग हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट एसोसिएटेड विथ मेटलर्जी। मेटलर्जी से एसोसिएशन कौन सा नहीं है, 4th फ्लोटेशन, कैटिनेशन, कैल्सिनेशन या मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, एक्चुअली मेटलर्जी है क्या, मेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के ओर्स से हम लोग मेटल की माइनिंग करते हैं। ठीक है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, रिफाइनिंग प्रोसेस भी होता है उस मेटलर्जी में। तो मेटलर्जी में जो है कैटिनेशन नहीं आता है। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन जो खुद के साथ, ठीक है, कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन जो खुद के साथ जो है एक खुद के ही एटम के साथ, बहुत सारा एटम के साथ ज्वाइंट होकर के एक स्ट्रक्चर बनाता है, वो होता है कैटिनेशन। ठीक है, जैसे कि डायमंड है, तो कार्बन में वो खुद ही है कैटिनेशन करने वाला। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब 4th फ्लोटेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 4th फ्लोटेशन जो है वो होता है, यूज़ किया जाता है कंसनट्रेशन ऑफ सल्फाइड में, यूज़ किया जाता है सल्फाइड और के कंसनट्रेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करें कैल्सिनेशन का, तो कैल्सिनेशन एक तरह का मेटलर्जिकल ही प्रोसेस है जिसमें वेयर एक कंसनट्रेटेड और खास करके कार्बोनेट और हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई, क्योंकि पूछा जाता है ये कैल्सिनेशन क्या होता है, हो सकता है 4 ऑप्शंस दिए थे। ठीक है, तो इस तरह से होता है। उसी तरह से है मैग्नेटिक सेपरेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा कैटिनेशन। तो मैंने जैसे कहा कि कार्बन का एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने ही एटम्स के साथ, सेम एलिमेंट के साथ क्या बहुत सारा क्या बना लेगा, वो एक तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, एक तरह का लॉन्ग चेन बना लेगा, रिंग बना लेगा। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो उसी को बोलते हैं कैटिनेशन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मोशन ऑफ पेंडुलम इज पीरियडिक। पेंडुलम का जो मोशन होता है वो पीरियडिक होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बोला गया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ करें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, उसका ग्राफ बनेगा, सही है। ठीक है, उसके बाद अगला वाला है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अगर स्पीड वेरिएबल है तो कर्व लाइन बनेगा। ठीक है, उसके बाद चौथा बोला है द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन कौन सा सही है, 1 2 3 4 सारे सही हैं, या 1 2 3 सही है, 4 फॉल्स है, या 1 4 सही है, 2 3 फॉल्स है, 2 3 4 ट्रू है, 1 फॉल्स है, क्या होगा इसका आंसर। ठीक
ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो गलत कौन सा होगा, सिर्फ 4 नंबर गलत होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड में जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं हम लोग तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब वेरिएबल स्पीड में हो, ठीक है, तो दो तरह के कर्व लाइन होते हैं। एक तो अगर स्पीड बढ़ रहा है तो एक कर्व लाइन बनेगा, अगर स्पीड घट रहा है तो एक कर्व लाइन बनेगा। ठीक है, तो दो तरह के यहाँ पे कर्व लाइन बनते हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ जो होता है वो वेलोसिटी को बतलाता है, ना कि स्पीड को बतलाता है, ना कि एक्सलेशन को। ठीक है, तो याद रखना है एक्सलेशन को नहीं बतलाएगा, बल्कि वो क्या किसको बतलाएगा, वेलोसिटी को बतलाएगा या फिर स्पीड को बतलाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 तो सही है, 4 गलत है। द वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट इज, कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना है। ठीक है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कूलम्स कांस्टेंट का यूनिट क्या है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, कूलम्स, अब यूनिट कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो कूलम्स कांस्टेंट जो कि जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हैं वहीं से आता है, वो होता है कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट इंटू Q1 Q2 बटे R²। Q1 Q2 का यूनिट क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, बटे आर मैंने रेडियस का स्क्वायर यानी कि मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा यूनिट तो मीटर ही होता है। तो यहाँ से हम लोग फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ से के जो है यानी कि कूलम्स कांस्टेंट का डायमेंशन भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है कि फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कूलम्स कांस्टेंट इंटू 2 चार्जेस का प्रोडक्ट इंटू रेडियस का स्क्वायर बटे में रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, इनवर्स ऑफ रेडियस का स्क्वायर। द मेटल कैन बी बीटन इंटू थिन शीट, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। मेटल का वो प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग उसको पीट पीट के, है ना, थिन शीट बना सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सोनोरिटी बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं, या लस्चर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मेलिएबिलिटी। ठीक है, थिन शीट में बदलने को मेलिएबिलिटी बोलते हैं। अगर उसको मेटल को अगर हम लोग वायर में बदल सकते हैं तो उसको डक्टिलिटी बोल देंगे। सोनोरिटी का मतलब होता है रिंगिंग साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है, मेटल को मारने पे अगर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब वो सोनोरस है। और लस्चर का मतलब होता है शाइनिंग वाले जो प्रॉपर्टी होता है वो लस्चर कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पे मेलिएबिलिटी होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सा जो है केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन है। केमिकल रिएक्शन आर रिवर्सिबल, केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। एनर्जी इज अब्जॉर्ब ड्यूरिंग ऑल द केमिकल रिएक्शन, हर एक केमिकल रिएक्शन में जो है एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। ठीक, उसके बाद केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल रिएक्शन में जो है केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो टूटता और बनता है, या ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सिर्फ यही करेक्ट होगा कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। देखिए, हर केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत बार एनर्जी जो है, ठीक है, वो बहुत बार एनर्जी की बात करें या हीट की बात करें, वो निकलता भी है, एनर्जी निकलता भी है। तो हर बार एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होता है, एनर्जी निकल भी सकता है। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, और ये भी सुनिए कि जब नया बॉन्ड बनता है, खास करके जब इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, तो जब न्यू केमिकल बॉन्ड मस्ट फॉर्म टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट विच रिलीजेज एनर्जी, और ये क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, ना कि एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, द फोर्स प्रोड्यूस बाय ठीक है, तो 1 मिनट रुकेगा।
तो दोनों ही पॉसिबिलिटी की बात कर रहे थे हम लोग कि एनर्जी आपका एब्जॉर्ब भी हो सकता है और एनर्जी रिलीज भी हो सकता है, ठीक है। द फोर्स प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड, मसल्स के द्वारा जो फोर्स प्रोड्यूस किया जाता है, केमिकल फोर्स बोलते हैं, फिजिकल फोर्स बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं या मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मस्कुलर फोर्स। तो हम लोग के मसल्स के द्वारा या फिर किसी के भी मसल्स के द्वारा हो सकता है। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं जिसका मैंने कार्ट वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग, घोड़ा गाड़ी हुआ, बैलगाड़ी हुआ, तो वो जो फोर्स जो प्रोड्यूस कर रहा है वो मसल्स के द्वारा ही करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस किसको बोलते हैं? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को, ओनली प्रोटॉन्स को, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, या फिर न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियंस का मतलब क्या होता है? ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियंस। सुन लीजिए, न्यूक्लियस का मतलब ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी बात करें इलेक्ट्रॉन, तो उसके सराउंड में रिवॉल्व करते रहता है, हाँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर में रहता है, बाहर में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, बाहर में चक्कर काट रहा है। तो न्यूक्लियस में जो होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। Which of one of the following can be used as an acid base indicator by a virtually impaired student? Litmus, turmeric, vanilla essence या पुटनिया लीव्स, पेटूनिया लीव्स, ठीक है। बोला गया कि एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे हम लोग जैसे यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह का टर्मरिक यूज़ कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट कैसे, उसको कैसे, वो तो कलर नहीं पता चलेगा उनको कि कौन सा कलर किस में चेंज हो रहा है, कौन सा चेंज हुआ भी है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो एसिड बेस इंडिकेटर इनमें से कौन सा ऐसा है जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट भी पहचान सकता है? लिटमस है, टर्मरिक है, वेनिला एसेंस है। तो टर्मरिक जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। टर्मरिक जो है वो अलग अलग कलर छोड़ता है, तो क्या विजुअली इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट है वो तो कलर देख नहीं पाएगा। लिटमस भी अलग अलग कलर देता है, तो इसका आंसर होगा वेनिला एसेंस, ठीक है। वेनिला एसेंस जो है वो ये एक तरह का जो ओला फैक्ट्री इंडिकेटर है। ओला फैक्ट्री मतलब आपको नाक के थ्रू स्मेल महसूस होगा ऑर्डर में आपको। तो अंधा तो सूंघ सकता है ना, क्योंकि अंधा मैंने विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, ठीक है। तो वो सूंघ करके बता सकते हैं कि ये जो है इंडिकेटर जो है, ठीक है, इंडिकेटर वो सूंघ करके इंडिकेटर के द्वारा एसिड और बेस का पता कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन, अगर ये जो है वेनिला एसेंस जो है अगर बेसिक सॉल्यूशन में मिलाया जाए तो तो उसका जो स्मेल होता है, द प्लेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मेल ऑफ वेनिला इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो उसका जो एक्चुअल जो स्मेल होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। बेस में मिलाने पे जो वेनिला एसेंस का जो ये है ऑर्डर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एसिड सोल्यूशन में मिलेगा तो क्या किस तरह का आएगा? वेनिला रिस्टेन इट्स ओरिजिनल डिस्टिंक्ट स्मेल। तो एक अलग तरह का, थोड़ा सा अलग तरह का आपको स्मेल मिलेगा, जो उसका ओरिजिनल है उससे थोड़ा सा अलग, ठीक है। तो वो सूंघ करके बता सकते हैं कि ये एसिड था या बेस था जिसमें हम लोग वेनिला एसेंस डालें, ठीक है। In different of white light by prism, which color light from behavior is bend most? Red, yellow, green या violet? ठीक है। अब बोला गया कि वाइट लाइट को जब हम लोग प्रिज्म से पास करा रहे हैं, ठीक है, तो डिफ्रैक्शन के कारण जो है लाइट बेंड्स होगा। तो सबसे ज़्यादा जो है बेंड कौन सा लाइट होगा? तो ये क्या होगा? वायलेट होगा, क्योंकि हम लोग विवग्योर में जो है पढ़ते हैं वायलेट का जो है वेवलेंथ सबसे कम होता है और रेड का सबसे ज़्यादा। क्योंकि रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है तो इसलिए यही बेंड होगा। सॉरी, जो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है वो बेंड कम होता है, ठीक है। तो विवग्योर का वेवलेंथ कम है इसलिए यही ज़्यादा बेंड होगा, ठीक है। एक और चीज़ याद रखनी है आपको, तो रेड का वेवलेंथ ज़्यादा और वी का कम,
तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो कम बेंड करेगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी यहाँ पे, वेवलेंथ और एनर्जी इन्वर्स रिलेशन में है, ठीक है। वेवलेंथ और एनर्जी जो है इन्वर्स प्रोपोर्शनल आता है, यानी कि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब एनर्जी कम होगा। विवग्योर का वेवलेंथ कम है, मतलब एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जिसके पास ज़्यादा एनर्जी वो ज़्यादा बेंड करेगा। 4 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा? -10, 10, +20 या -20। ठीक है, तो इसका आंसर करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको जो फॉर्मूला है वो है C बराबर F-32 इंटू 5/9, ठीक है। C बराबर F-32 इंटू 5/9। अब 14 डिग्री फ़ारेनहाइट बोला है, यानी कि यहाँ पे हम लोग को 14 पुट करना पड़ेगा, F के जगह 14 पुट करना पड़ेगा। अब मतलब यहाँ है कि 14 पुट के 14 में से 32 चला गया तो शायद 18 बचता है, ठीक है। 14 में से 32 या माइनस में 18 बचेगा, ठीक है। तो ये फिर 9 से कटेगा, 9 दूना 18, 2 से, तो जो डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा तो वो आएगा 5 दूना 10, ठीक है। 10 आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो ये जो था, ये हम लोग ने जो अभी वीडियो कंप्लीट किया है वो सेट 8 का पार्ट 2 है, ठीक है। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं सेट 1 और सेट 2 मिला के, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोनों वीडियो आपने देखी होगी, अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप RRB JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं तो।